Hey, hello guys, this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज, ये है आपका सिक्स क्लास ऑफ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिक्स एंड लास्ट क्लास। ओके गाइज, इस क्लास के बाद में हम जो एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बायो इनऑर्गेनिक के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस को आज मैं इसी क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा और आप उन क्वेश्चंस को साथ में लेके बैठना। हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। ओके ओके सो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम। ओके, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, सो देर आर थ्री टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम इज़ योर आयरन सल्फर प्रोटीन, एंड सेकेंड वन इज़ साइटोक्रोम, एंड थर्ड वन इज़ कॉपर ब्लू प्रोटीन। सो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपका आयरन सल्फर प्रोटीन। ओके, सो iron sulfur protein are generally three types. First is rubidoxine, second one is ferredoxine, and third one is risky protein. So first of all, rubidoxine. The formula of rubidoxine is FeS0, and the formula of ferredoxine, there are three types of ferredoxine. One is Fe2S2, Fe3S4, and Fe4S4, and the formula of risky protein is Fe2S2. ओके, हम कुछ जनरल देख लेते हैं इन सब के बारे में कि क्या क्या इसमें कॉमन होता है। तो इन सभी में जो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो थर्ड होती है। ओके, एंड द एनवायरनमेंट ऑफ द आयरन इज़ टेट्राइडल, यानी कि जो आयरन का जो एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे जो आयरन से जो लिगेंड्स जुड़े होते हैं वो टेट्राइडल मैनर में जुड़े होते हैं। ओके, और यहाँ पे जो सल्फ़र होता है इस फॉर्मूले में, ये सल्फ़र दो टाइप का हो सकता है। एक तो लेबाइल सल्फ़र हो सकता है और दूसरा नॉन लेबाइल सल्फ़र होता है। जनरली लेबाइल सल्फ़र आपके एसिडिक सल्फ़र होते हैं, नॉन लेबाइल सल्फ़र कैसे होते हैं? नॉन एसिडिक सल्फ़र। इन लेबाइल सल्फ़र्स को मैं इनऑर्गेनिक सल्फ़र्स भी कहता हूँ और नॉन लेबाइल सल्फ़र को मैं ऑर्गेनिक सल्फ़र कहता हूँ। क्यों कहता हूँ वो हम देखते हैं। ओके, जो आपके लेबाइल सल्फ़र होंगे जनरली वो मेटल से जुड़े होंगे दोनों साइड से, यानी कि आपका मेटल होगा और मेटल होगा। तो ये जो लेबाइल सल्फ़र होंगे ये दोनों साइड से किससे जुड़े होंगे? मेटल से जुड़े होंगे, लाइक अ ब्रिज। सो ओनली मेटल से जुड़े हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? लेबाइल सल्फ़र्स कहते हैं। ओके, अब जो नॉन लेबाइल सल्फ़र्स होते हैं वो जनरली आपके ऑर्गेनिक सल्फ़र क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो एक साइड से आपके मेटल से जुड़े होते हैं, आयरन से जुड़े होते हैं, और दूसरी साइड से वो आपके सिस्टीन ग्रुप से जुड़े होते हैं, यानी कि जो आपका सिस्टीन होता है उसके कार्बन से जुड़े होते हैं। क्योंकि ये कार्बन से जुड़े हैं एक साइड से, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक सल्फर्स कहते हैं। गॉट इट? ओके, द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ iron sulfur protein is FeXSY, where X is the number of iron atom and Y is the number of non-labile sulfur. Generally जो फॉर्मूले में S इंक्लूड होता है, that sulfur is labile sulfur. तो X is the number of iron atom and Y is the number of labile sulfur. ओके, आगे बढ़ते हैं। जनरली नॉन लेबाइल सल्फ़र मैंने बताया आपको मेटल से जुड़े होंगे दोनों साइड से, और जो आपके लेबाइल सल्फ़र और जो आपके नॉन लेबाइल सल्फ़र्स होंगे वो आपके एक साइड से मेटल से जुड़े होंगे और दूसरी साइड से सिस्टीन से जुड़े होंगे, या सिस्टीन के कार्बन से जुड़े होंगे। तो ये होते हैं आपके दोनों टाइप के सल्फ़र्स। ओके, सो हम इसमें पहला आयरन सल्फ़र प्रोटीन पढ़ लेते हैं, दैट इज़ योर रुबिडोक्सिन। व्हाट इज़ दैट? That is rubidoxine. So what is the formula for rubidoxine? Is FeS0. The formula for rubidoxine is FeS0, means there are one Fe atom. Number of Fe atom is 1, and the number of labile sulfur atom is 0. मीन्स यहाँ पे कोई भी लेबाइल सल्फ़र एटम नहीं है, लेकिन आयरन एटम कितना है? 1 है। अब मैंने आपको बताया है कि जो आयरन एटम होता है इन मॉलिक्यूल्स में वो कैसे होता है? वो सल्फ़र से कैसे जुड़ा जाता है? टेट्राहेड्रल मैनर में। तो अगर टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़ा होगा तो टेट्राहेड्रल मैनर, और इनमें ओनली सल्फ़र और आयरन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना? तो इसमें कोई भी लेबाइल सल्फ़र तो है नहीं, तो क्या होगा ऐसे केस में? आप क्या करोगे? Fe से जो आप 4 सल्फ़र जोड़ोगे टेट्राहेड्रल मैनर में, वो चारों सल्फ़र कैसे होंगे? नॉन लेबाइल सल्फ़र। अब आप देख सकते हो नॉन लेबाइल सल्फ़र किससे जुड़े हैं? एक साइड मेटल से जुड़े हैं, एक साइड सिस्टीन से जुड़े हैं, एक साइड मेटल से, एक साइड सिस्टीन से। ओके, सो ये इसमें 4 क्या है? नॉन लेबाइल सल्फ़र है। तो जो आपका रुबिडोक्सिन है उसमें आपके एक आयरन एटम है
ओके। और आपके लेबाइल सल्फर 0 है और नॉन लेबाइल सल्फर कितने हैं, 4 है। ऐसे आप डिटरमाइन कर सकते हो। और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल इसकी शेप होती है। ओके, गॉट इट। ओके, इन सभी आयरन सल्फर प्रोटीन्स में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे उसमें कितने आयरन एटम है, कितने नॉन लेबाइल सल्फर है, कितने लेबाइल सल्फर है, और फिर हम उसका ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म देखेंगे। यहीं से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कल क्वेश्चन देखेंगे तो हम उसमें आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। ओके, अब मैंने बताया था इनमें जो आयरन होता है वो थर्ड स्टेट में होता है, Fe+3। ओके, अगर मैं इसे एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, क्योंकि ये जनरली जो आपके आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। रुबिडोक्सिन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो क्या अगर जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए लेके जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 में। ओके, Fe+2 में हो जाएगा ना। ओके, दिस इज द रिड्यूस्ड स्टेट एंड दिस इज द ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। इन Fe+3 दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ना, सो Fe+3 लो स्पिन, द कलर ऑफ दिस कंपाउंड इज रेड कलर एंड Fe+3 sorry, नॉट लो स्पिन, बिकॉज दिस इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कभी भी हम हाई स्पिन लो स्पिन की बात नहीं करते, वो हमेशा हाई स्पिन फॉर्म में ही भरे जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले आपके ई में भरेंगे और ऊपर आपके T2 में फिल होंगे। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Fe+3 Fe+3 मीन्स D5। सो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर रहे हो, दो तो आपके ई में आ जाएंगे और 3 आपके T2 में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे। और तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 5। इसका मतलब दिस इज अ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड एंड ESR एक्टिव। ओके, अब हम चलते हैं Fe+2 में। Fe+2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, ये कलरलेस होगा, याद रखना ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। इंटेंस आयरन से ये कलर लेस होगा। और अगर कोई पूछने लगे कि इसका कलर किसके कारण होता है, तो आपको पता ही है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण होता है, ठीक है ना। ओके, अब इसमें जब 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे, आपके 2 और 1 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, यानी कि आपके इसमें अनपेयर्ड कितने हो गए, 3 और 1 4 अनपेयर्ड हो गए। तो ये भी क्या होगा, आपका पैरामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल लोगे, आपको पता ही है। 4 आपका ये हो गया और ESR एक्टिव होंगे। तो यहाँ तक समझना है। और कैसा होगा, कलरलेस होगा। ओके, इससे आगे चलते हैं। सो मैं अगर पूछने लगूँ कि जो रुबिडोक्सिन है वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। ओके, इससे आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट नंबर 2, फेरिडोक्सिन। फेरिडोक्सिन में मैंने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। Fe2S2 हो सकता है, Fe3S4 हो सकता है, Fe4S4 हो सकता है। हम सबसे पहले देखते हैं Fe2S2। ओके, Fe2S2 है तो कितने आयरन एटम है यहाँ पे, 2 आयरन एटम। और कितने लेबाइल सल्फर है, 2 लेबाइल सल्फर। तो नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर इज 2, नंबर ऑफ आयरन एटम इज 2। सो अब देखने हैं हम कि नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर एटम कितने होंगे। ओके, उससे पहले हम देख लेते हैं। 2 आयरन होंगे, तो ये रहे आपके 2 आयरन, फर्स्ट आयरन, सेकेंड आयरन। अब देखो, 2 ये जो लेबाइल सल्फर होंगे दोनों साइड से Fe से जुड़े होंगे। तो एक साइड से Fe से, एक साइड से Fe से ये वाला सल्फर, और ये सल्फर भी दोनों साइड से Fe से। अब देखो, Fe को टेट्राहेड्रल बनाना है, Fe को टेट्राहेड्रल बनाना है, तो 2 तो इससे जुड़ गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने के लिए 2S और जोड़ देंगे। कौन से 2S होंगे, वो 2S होंगे नॉन लेबाइल, यानी कि सिस्टीन से जुड़े होंगे, इधर भी इधर भी। मीन्स नॉन लेबाइल सल्फर कितने हो गए, 1 2 3 4 नॉन लेबाइल सल्फर, 2 लेबाइल सल्फर एंड 2 Fe एटम। तो यही मुझे इसमें देखना है। देखो, 2 Fe एटम हो गए, 2 Fe एटम, नॉन लेबाइल सल्फर 4 और लेबाइल सल्फर 2। आप ऐसे निकाल सकते हो। अब आप इसमें देख भी सकते हो इस शेप में, दिस शेप इज नॉट कंप्लीटली टेट्राहेड्रल, सो दिस टाइप ऑफ शेप आर कॉल्ड डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, मीन्स दिस इज अ डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल शेप। ओके, गॉट इट। अब हम देख लेते हैं इसका वही ऑक्सीडाइज्ड स्टेट एंड रिड्यूस्ड स्टेट। ओके, आप देख रहे हो इसमें 2 Fe है, तो दोनों Fe किस में होंगे, +3 में होंगे, और ये वाला Fe+3 में। तो Fe2 है ना, Fe2 को मैंने लिख दिया Fe+3 एंड देन S2 और +2 चार्ज इसके ऊपर। ओके, जब मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो 1 इलेक्ट्रॉन डालने पे क्या होगा, Fe2 हो जाएगा, Fe3 हो जाएगा और S2 हो जाएगा। ये आप निकाल सकते हो ना कि इसके ऊपर आपका +2 कैसे चार्ज आया, निकाल सकते हो ना। आपकी S की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो Fe को आप x मान लोगे, तो 2x इज इक्वल टू कर लोगे ना आप, उससे आप यहाँ पे Fe के ऊपर अगर +3 है तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, कर लोगे। ओके,
अब अगर इस वाले में आप 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एक Fe किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में, एक Fe+3, एक देन S2 देन +1 चार्ज। ओके, अब इसमें देखो दोनों Fe+3 है, दोनों Fe+3 है, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें। इस केस में मैंने आपको बताया था इसमें इसका और इसका क्या हो जाएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हो जाएगा। होना चाहिए था पैरामैग्नेटिक, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से ये कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, और ESR इनएक्टिव हो जाएगा। गॉट इट? ओके, अब अगर मैं दूसरी साइड देखूँ रिड्यूस फॉर्म में तो ये क्या होगा इसमें, इस पहले वाली में तो आपके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, सॉरी, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें आपके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा और ESR एक्टिव होगा। ठीक है ना, पीक कितनी देगा, 2 देगा। 2 पीक क्यों दी, क्योंकि दोनों आपके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, कोई दिक्कत? ओके, देखो अब इसकी अगर अक्रेंस की बात करें, किसकी, पैराडॉक्सिन की अक्रेंस की बात करें, तो ये कहाँ पे मिलता है वो आप कभी कभी वो इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। देखो ये आपका साइट जनरली क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। देखो अक्रेंस क्या लिखा है, क्लोरोप्लास्ट इन मैनी बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया के किस में पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट फेरिडोक्सिन इज Fe4S4 Fe4S4 फेरिडोक्सिन। सो नंबर ऑफ आयरन एटम इज 4 एंड नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर इज ऑल्सो 4 एंड नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर। सो वो हमें पता लगेगा इसका स्ट्रक्चर देख के। तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जनरली क्यूबिक फॉर्म में होगा। तो देखो 4 Fe होंगे, 2 Fe ऊपर वाले फेस पे, ठीक है ना, और 2 Fe नीचे वाले फेस पे, और Fe कभी यहाँ पे जो है अल्टरनेटिव फॉर्म में लगे होंगे, Fe देन Fe, फिर 2S के लिए छोड़े हुआ है, फिर Fe फिर Fe, ऐसे होगा। ओके, क्योंकि Fe से S जुड़े होंगे ना 4S, तो ये F इन 2 Fe से जुड़ा हुआ है, ये S भी इधर Fe से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इन Fe से जुड़ा हुआ है 3 Fe से, और ये वाला S भी इन Fe से जुड़ा हुआ है। तो ये सब आपके नॉन लेबाइल सल्फर हो गए। तो नॉन लेबाइल सल्फर 1 2 3 एंड 4 नॉन लेबाइल सल्फर हो गए। और देखो अब आयरन एटम है, आयरन एटम को मुझे टेट्राहेड्रल बनाना है, तो 3 बॉन्ड जुड़े हैं हर आयरन एटम पे, तो एक और जोड़ देंगे, किससे, S16 से। मीन्स नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर भी 4, नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर भी 4। गॉट इट? ओके, सो ये इसका स्ट्रक्चर होगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर इसमें होगा। अब फिर से हम देख लेते हैं इसकी रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। सो दिस इज़ द ऑक्सीडाइज्ड स्टेट्स। सो इसमें क्या होगा, जनरली 2 Fe+3 में होंगे और 2 Fe आपके +2 में होंगे। आप ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से निकाल लेना, +2 चार्ज इस पर है, ठीक है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन डालोगे इसमें तो एक Fe+3 वाला +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे +1। ऑक्सीडाइज स्टेट की बात करूँ तो देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक होगी, ये दोनों आपस में कपलिंग कर लेंगे, ये दोनों आपस में कपलिंग कर लेंगे, और ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ESR इनएक्टिव हो जाएगा। अगर मैं इस केस की बात करूँ, दूसरे केस की बात, तो ये रिड्यूस्ड स्टेट है, इसमें देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक Fe+3 है, एक Fe+2 है, तो ये आपका ESR एक्टिव होगा और पैरामैग्नेटिक होगा। गॉट इट? ओके, अब इसका एक और स्टेट मिलता है, अगर मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाल दूँ, कितना और इलेक्ट्रॉन डाल दूँ, अगर मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाल दूँ तो फिर से क्या होगा, आपका एक जो Fe+3 में था वो भी 2 में बदल जाएगा, Fe+2 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 एंड Fe+2 S4। तो ये आपका कहलाएगा सुपर रिड्यूस्ड स्टेट। तो पहली ऑक्सीडाइज स्टेट, देन रिड्यूस्ड स्टेट, देन सुपर रिड्यूस्ड स्टेट, ठीक है ना। इसका भी आप देख लोगे क्या होगा, इसमें भी वैसे एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हो जाएगी, डायमैग्नेटिक, और ESR इनएक्टिव हो जाएगा, देख लेना। ओके, इससे बाद में आता है फेरिडोक्सिन Fe3S4। Fe3S4 की बात करूँ तो नंबर ऑफ आयरन एटम कितने हैं, 3 हैं, नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर 4 है। अब देखते हैं नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर, तो वो आप इसकी स्ट्रक्चर से देख पाओगे। तो जो पहले वाला स्ट्रक्चर था Fe4S4 का, बस क्या करेंगे, उसमें से एक कोने में से Fe को निकाल देंगे, तो ये जो बाकी बचेगा ये होगा, ये आपका इसका शेप बनेगा, और जो बाकी के हैं 16 लग जाएंगे इन पे। देखो Fe का कंप्लीट करने के लिए 16 लग जाएंगे, तो 3 16 लगेंगे, 3 S16 लगेंगे, मीन्स 3 नॉन लेबाइल सल्फर्स होंगे। तो 3 लेबाइल सल्फर, 3 नॉन लेबाइल सल्फर, और 4 लेबाइल सल्फर और 3 नॉन लेबाइल सल्फर और 3 आयरन।
ओके, अब इसकी रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म देख लेते हैं, ध्यान से देखना। ओके, एफ ही 3 एफ है तो तीनों +3 में है, S4 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक एफ +2 में आ जाएगा, बाकी +3 में रहेंगे, S4 0 आ जाएगा। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म, ये रिड्यूस्ड फॉर्म। इसमें क्या होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 है, नहीं होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक होगा, ये सर एक्टिव होगा। इसमें क्या एंटी फेरोमैग्नेटिक हो, नहीं होगा, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक होगा, ई सार एक्टिव होगा। गॉट इट, फाइनल। चलो नेक्स्ट चलते हैं आपका नेक्स्ट टाइप का जो आपका आयरन सल्फर प्रोटीन है वो है आपका थर्ड टाइप का है रिस्की प्रोटीन। रिस्की प्रोटीन का जनरली जो नाम रखा गया था वो साइंटिस्ट जॉन रिस्की के नाम पे रखा गया था। ओके, इसमें नंबर ऑफ आयरन एटम 2 है, नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर भी इसमें कितने हैं, 2 है। अब हमें देखना है नंबर ऑफ नॉन लेबाइल सल्फर। देखो ना, फॉर्मूला इसका जो Fe2S2 है वो वहाँ पर जो रुबिडोक्सिन था, जो फेरिडोक्सिन था Fe2S2 उसके सेम ही फॉर्मूला है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें जो है दोनों साइड जो आयरन थे उस पर S16 जुड़ा हुआ था, ठीक है, दोनों साइड S16 जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें एक आयरन से हिस्टडीन जुड़ा है और दूसरे आयरन से S16 जुड़ा हुआ है। 2 आपके लेबाइल सल्फर हो गए और 2 आपके नॉन लेबाइल सल्फर हो गए, 2 ही इसमें आयरन हो गए। तो आप इसे सिंपल याद रख सकते हो, 2 2 2, 2 आयरन एटम, 2 आयरन एटम, 2 नॉन लेबाइल सल्फर एंड 2 लेबाइल सल्फर। किसके नाम पे रखा गया था, जॉन रिस्की के नाम से, ठीक है ना। इसकी फिर से ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड स्टेट देख लेते हैं। देखो गाइज, ये आपकी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में दोनों आयरन +3 में होंगे, आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग से डायमैग्नेटिक एंड ESR इनएक्टिव होंगे। इसमें एक +2 +3 रिड्यूस फॉर्म होगी, तो ये आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग नहीं कर पाएंगे, पैरामैग्नेटिक एंड ESR एक्टिव। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताना क्या दिक्कत है। ओके, हो जाएगा। तो ये था आपका रिस्की प्रोटीन। इससे बाद में जो नेक्स्ट टाइप का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है वो है आपका साइटोक्रोम। साइटोक्रोम इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। साइटोक्रोम जनरली 3 टाइप के होते हैं, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, ऑन द बेसिस ऑफ हीम ग्रुप, हीम ए, हीम बी एंड हीम सी। हीम ए से क्या आएगा आपका साइटोक्रोम ए, हीम बी आपका साइटोक्रोम बी एंड हीम सी आपका साइटोक्रोम सी। ओके, जनरली इसमें होता क्या है, देखो इसमें जो है एक आयरन थर्ड होता है। आयरन थर्ड जो है आपका पोरपायरिन रिंग में ऐसे जुड़ा होता है, जैसे कि आपने मायोग्लोबिन वगैरह में देखा था, उसमें आयरन 2 था, या प्रोक्सीडेज में देखा था आयरन थर्ड पोरपायरिन रिंग में था। बस डिफरेंस क्या है, इसका 5th पोजीशन पे मैथियोनिन जुड़ा है और 6th पोजीशन पे क्या जुड़ा है, हिस्टडीन जुड़ा है। देखो आयरन थर्ड है पोरपायरिन रिंग के अंदर, उस पर 5th पोजीशन पे मैथियोनिन और 6th पोजीशन पे हिस्टडीन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये आपकी इसकी रिड्यूस फॉर्म होगी। अगर मैं यहीं पे ऑक्सीडाइज फॉर्म की बात करूँ तो मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन डाल के जो स्टेट आएगी वो देख लेना, ठीक है ना, कर लोगे। देखो यहाँ पे आपका क्या है, +3 है, +3 Fe+3, तो आपके, और हाँ Fe+3 है, बट जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे टेट्राहेड्रल मैनर नहीं है, यहाँ पे कैसा मैनर है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है ना। कैसा है, ऑक्टाहेड्रल मैनर में ये जुड़ा हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपका Fe+3 और ये कैसा होगा, लो स्पिन होगा। Fe+3 लो स्पिन को जब आप भरोगे, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेड आएगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, ESR एक्टिव होगा। यहाँ पे जब आप Fe+2 को देखोगे, D6 होगा तो वो कम्प्लीटली फिल होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ESR इनएक्टिव होगा, ठीक है ना, रिड्यूस फॉर्म में। कर लोगे। ओके, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ पूछ ली जाती है, जो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, वो पूछ लिया जाता है ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। मीन्स जो आपका साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर तो होता है साइटोक्रोम ए का सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, देन सी का, देन बी का। इसका मतलब क्या है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उसका रिडक्शन ज़्यादा होगा, मीन्स साइटोक्रोम ए का रिडक्शन ज़्यादा होगा। साइटोक्रोम ए का रिडक्शन ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, तो अभी आपने देखा है पीछे रिडक्शन, अगर रिडक्शन ज़्यादा होगा सो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इज़ द रिडक्शन ना। तो इसका रिडक्शन ज़्यादा होगा तो मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा, देन ये, ठीक है ना। इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.44 वोल्ट, इसका 0.26 वोल्ट, देख लेना ध्यान से, ठीक है ना।
इससे बाद में अगर हम बात करें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोसिंथेसिस, अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो हम पढ़ेंगे आज इसी क्लास में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी उसमें क्या होता है, उसमें साइटोक्रोम बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम सी को, साइटोक्रोम सी करता है साइटोक्रोम ए को, देन O2 को। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना, हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, इससे बाद में जो नेक्स्ट टाइप का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है वो है आपका कॉपर प्रोटीन। क्या है? कॉपर प्रोटीन। कॉपर प्रोटीन भी जनरली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ब्लू कॉपर प्रोटीन, सेकंड वन इज नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन, एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन नॉट स्टोरेज, ऑक्सीजन ट्रांसफर सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नॉट स्टोरेज, ऑक्सीजन ट्रांसफर, ठीक है ना। ओके, कॉपर जो ब्लू प्रोटीन होती है वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है आपका प्लास्टोसाइनिन और दूसरा होता है एज्यूरिन, प्लास्टोसाइनिन एंड एज्यूरिन। ओके, नॉन ब्लू में जो आपका आता है वो होता है ग्लैक्टोज, और जो आपका O2 ट्रांसपोर्ट में आती है वो आपने पढ़ा था, क्या होती है? हीमोसाइनिन होती है, ठीक है ना। हीमोसाइनिन में आपने पढ़ा था, हेमिसाइनिन में आपने पढ़ा था कि आपके 2 कॉपर +2 होते हैं, ठीक है ना। वो आप यहाँ पे आप पहले पढ़ चुके हो, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम इसे देख लेते हैं, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं हम कॉपर ब्लू प्रोटीन या ब्लू कॉपर प्रोटीन। ओके, क्या होता है कॉपर ब्लू प्रोटीन में? देखो, जनरली इनमें कॉपर सेकंड स्टेट में प्रेजेंट होता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है तो वो +2 +1 में आ जाता है। यही काम आपने कहाँ पे देखा था? आपने यही देखा था जब आपने पढ़ा था हीमोसाइनिन में 2 कॉपर +2 होते थे, इलेक्ट्रॉन लेते ही ये कहाँ पे चला जाता था? +1 में। तो ये जनरली +2 में होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को बाइंड करते हैं खुद से, तो +1 में चले जाते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख लो, ये रही आपकी ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म, कॉपर +2 की ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड रिड्यूस फॉर्म। हम इन जनरल देख लें, दोनों में प्लास्टोसाइनिन, ठीक है ना, एजुरिन में। तो देखो, जो आपका +2 में होता है उसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। LMCT के कारण ब्लू कलर होता है। पास टू पास्टर ट्रांजिशन, D9 पैरामैग्नेटिक, D9 होगा पैरामैग्नेटिक होगा, ESR एक्टिव होगा। ओके, इसमें देख लो D10 होगा तो डायमैग्नेटिक होगा, ESR इनएक्टिव होगा। गॉट इट। नेक्स्ट इज, इसमें जो सबसे पहला है वो है प्लास्टोसाइनिन। जनरली प्लास्टोसाइनिन और जो एजुरिन है उनके आप स्ट्रक्चर याद रखो, वही पूछी जाती है, ठीक है ना, यही हमारे सिलेबस में। तो प्लास्टोसाइनिन को हम देखते हैं। देखो, प्लास्टोसाइनिन फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स पिगमेंट्स, जो पिगमेंट जनरली क्लोरोफिल इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन फोटोसिंथेसिस। ये जनरली किस में यूज होते हैं? ये जनरली पाए जाते हैं आपके क्लोरोफिल, यानी कि जो आपके ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स जिसका कलर जिसके कारण ग्रीन होता है, यानी कि क्लोरोफिल के कारण ये उसमें पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल कहाँ पे यूज होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एज ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर यूज होता है इन फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस में ये पढ़ेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्लास्टोसाइनिन का, वो ये होता है, कॉपर जुड़ा होता है 2 हिस्टिडीन से और 1 सिस्टीन और 1 मैथियोनिन से, ठीक है ना। शेप इसका होता है स्यूडो टेट्राहेड्रल, ना तो आप इसे टेट्राहेड्रल कह सकते हैं ना स्क्वायर प्लेनर कह सकते हैं। ये आपका स्यूडो टेट्राहेड्रल शेप होता है, ठीक है ना, नाइदर टेट्राहेड्रल नॉर स्क्वायर प्लेनर। इससे आगे आप नंबर 2 में देख लो एजुरिन। एजुरिन जनरली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं इन बैक्टीरिया। किसमें करते हैं? बैक्टीरिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो TBP होती है, क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर? TBP मीन्स ट्राइगोनल बाइपैरामिडल शेप के होते हैं। आपको ट्राइगोनल बाइपैरामिडल का पता भी होगा। इसमें आपके 2 एक्सियल होते हैं, ये दोनों एक्सियल है, और ये आपके 3 इक्वेटोरियल है, यानी कि एक आपका ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल रूप फॉर्म में होता है, और 2 आपके परपेंडिकुलर होते हैं, ये होते हैं TBP फॉर्म। तो इसकी TBP स्ट्रक्चर है। ओके, और आपने इसकी रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज स्टेट देख लिया है। तो यहाँ तक था आपका कॉपर प्रोटीन भी हो गई। इसके बाद में आता है आपका मेटल स्टोरेज एंड मेटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये भी आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे कि मेटल स्टोरेज से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये दे देता है कि बताओ इसमें से कौन सा मेटल स्टोरेज है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं आयरन स्टोरेज सिस्टम। पहला है आपका आयरन स्टोरेज सिस्टम। तो आयरन स्टोरेज सिस्टम में जो आपका यूज़ होता है वो होता है फेरिटीन,
FERRITIN, दैट इज़ फेरिटिन। फेरिटिन यूज़ किस में होता है? आयरन को स्टोर करने में यूज़ होता है। जनरली ये कैसे स्टोर करता है वो ध्यान से देखना। इट इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन। ये क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, रेड ब्राउन वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है, यूज टू स्टोर आयरन। आयरन को स्टोर करने में यूज़ होती है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ Fe+3। ध्यान रखना, ये आयरन को किस फॉर्म में स्टोर करती है? ये आयरन को +3 फॉर्म में स्टोर करती है, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, जो आपका ये फेरिटिन होता है, ये क्या करता है? एक लूप बनाता है। क्या बनाता है? एक लूप बनाता है इस टाइप से, ठीक है ना। इस लूप का जो डायमीटर होता है, जो इस लूप का जो रेडियस होता है वो होता है आपका 8000 पिकोमीटर। क्या होता है? 8000 पिकोमीटर मीन्स 8000 × 10⁻12 मीटर, ओके। और इसमें लगभग 4500 4500 यानी कि 4500 Fe3 क्या होते हैं? Fe3 स्टोर हो सकते हैं। यानी कि बस ये नंबर याद रखना, इसका इतना डायमीटर होता है इस कॉइल का और इतने इसमें आयरन Fe3+ स्टोर हो सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड मिनरल कोर। जो ये आपकी कॉइल होती है इसे मिनरल कोर कहते हैं। गॉट इट? ओके। अब जो है इस जो मिनरल कोर होती है इसमें बहुत सारे आपके नेगेटिव आयंस होते हैं, जैसे कि O2 आयन, सल्फर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड आयन, OH-, H2PO4, ये आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो ये आयन प्रेजेंट होते हैं ये HCP स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि HCP में पाए जाते हैं। HCP क्लोज पैक होते हैं। और जो आपका आयरन होता है वो आपका टेट्राहाइड्रल या ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, जो इनके द्वारा फॉर्म किया जाता है। जनरली ये किस लिए होते हैं? ये होते हैं Fe3+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है ना। गॉट इट? नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ Fe का ट्रांसफ़र। Fe का जो ट्रांसफ़र करता है वो होता है ट्रांसफेरिन क्या करता है? Fe का ट्रांसफ़र करता है। इंपॉर्टेंट देखना, ट्रांसफेरिन। और दूसरा है आपका सिड्रोपोर भी क्या करते हैं? Fe का ट्रांसफ़र करते हैं। बस डिफरेंस क्या है? जो आपके फेरिन है वो आपका जो Fe है उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं यूकैरियोट्स में, मीन्स ह्यूमन्स बींग में, ठीक है ना। और जो ये होते हैं ये किस में करते हैं? माइक्रोब्स में करते हैं। देखो, transferrin and sideropores involved in transfer of iron. Transferrin binds Fe+3 ion very strongly and transport it from stomach to blood stream. ये स्टमक से ब्लड स्ट्रीम में आयरन को लेके जाता है। देखो, अब जो ट्रांसफेरिन है उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 80,000 इन यूकैरियोट्स। ये क्या करता है? यूकैरियोट्स में आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है। जो सिड्रोपोर होता है उसका मोलिकुलर वेट 500 to 1000 होता है। माइक्रोब्स में ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। आया समझ में? इससे बाद में नेक्स्ट जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो होता है आपका सेरुलोप्लाज्मिन। व्हाट इज़ दैट? सेरुलोप्लाज्मिन। ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, ब्लू कलर्ड इन्वॉल्व इन। ये आपका ब्लू कलर का होता है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है। ये क्या करता है? इसके काम क्या होता है? इसके जो सबसे पहला काम है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ये Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करता है। इंपॉर्टेंट है इसका ये एग्जाम्पल, ये जो यूज़ है, ठीक है ना। ये आपका कॉपर को स्टोर करता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो फिर से देखो, जो सेरुलोप्लाज्मिन है वो क्या करता है? आयरन का +2 से +3 में कन्वर्जन करता है। और ये आपका कॉपर को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है, ओके नो, और स्टोरेज भी करता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये कॉपर का ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज दोनों करता है, ओके। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर सेरुलोप्लाज्मिन की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए, तो जो कॉपर है वो कहीं पे अच्छी जगह, वो जो प्रॉपर जगह है वहाँ पे स्टोर नहीं हो पाएगा, तो वो बॉडी में कहीं भी स्टोर होने लगेगा और उससे एक डिजीज़ आएगी। डिजीज़ का नाम है विल्सन डिजीज़। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए जो हम डोज लेते हैं दैट इज़ योर EDTA, इथाइल डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये आपने लिगेंड पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन में। EDTA प्लस पेनिसिलेमाइन, ये दोनों आपका लिया जाता है, इससे विल्सन जो आपकी डिजीज़ होती है उससे निजात पाने के लिए, ओके। यहाँ तक पढ़ा आपने, इम्पोर्टेंट है।
ओके, इससे बाद में आपका आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जनरली होता क्या, पहले हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जो हमारी एनवायरनमेंट में जो N2 है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, लगभग 72% आई थिंक इतनी आपकी नाइट्रोजन है। तो इस नाइट्रोजन को यूज़ में लेने के लिए आप क्या करते हो, इसका फिक्सेशन करते हो। जनरली नाइट्रोजन फिक्सेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है जो आपकी N2 है उसे बदला जाएगा NH3 में, ये बाद में ही काम में आ जाएगी। तो N2 को NH3 में कन्वर्ट करना इज योर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ओके, इसके दो मेथड होते हैं, एक तो होता है नेचुरल मेथड, दूसरा होता है आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस। एंड नेचुरल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड जो आपने 10th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, हैबर प्रोसेस में क्या होता है, N2+3 आयरन और मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में ये क्या होता है, इसमें एक आपका एडिटिव होता है और एक आपका कैटलिस्ट होता है, ठीक है ना। और ये क्या बना लेता है, ये आपका अमोनिया बना लेता है। लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होती है। सो हम इसे ना करके हम जो है नेचुरल प्रोसेस करते हैं। नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस में जनरली N2 से NH3 बनता है बाय द नाइट्रोजीनियस एंजाइम। कुछ नाइट्रोजीनियस एंजाइम की प्रेजेंस में N2 से NH3 का प्रोडक्शन होता है। दैट इज योर नेचुरल प्रोसेस। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल है नाइट्रोजन इसके नाइट्रोजीनियस एंजाइम्स के दो एग्जांपल है, BGA एंड राइजोबियम। ये पूछा जा सकता है जो नाइट्रोजीनियस एंजाइम होते हैं उसमें जनरली दो कंपोनेंट्स होते हैं। नाइट्रोजीनियस एंजाइम हैज़ टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज रिडक्टेज कंपोनेंट, सेकंड वन इज नाइट्रोजिनेज कंपोनेंट। यानी कि जो आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसमें दो टाइप के कंपोनेंट रिडक्टेज और नाइट्रोजिनेज होते हैं। जनरली जो आपका पहले मैं अगर रिडक्टेज की बात करूँ तो रिडक्टेज में दो रिड्यूस्ड Fe4S4 यूनिट्स होती है। क्या होती है इसमें, दो रिड्यूस्ड Fe4S4 यूनिट होती है जो आपकी एक दूसरे से इस टाइप से जुड़ी होती है। आप इस स्ट्रक्चर में देखो, जनरली ये स्ट्रक्चर क्या है मैं बना देता हूँ। ये तो आपका इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये Fe4S4 का स्ट्रक्चर है, ये भी समझ में आ रहा होगा, ये भी Fe4S4 का है। इसमें जो ये Fe है ये यहाँ पे एक सल्फ़र से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे भी ये वाले Fe एक सल्फ़र से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और ये वाला सल्फ़र और ये वाला सल्फ़र आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जनरली यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये आपका रिडक्टेज कंपोनेंट। इसमें जनरली क्या होता है, जो Fe4S4 है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है, वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है टू नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट को। यानी कि रिडक्टेज कंपोनेंट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना होता है नाइट्रोजिनेज कंपोनेंट को। अब ये आपका नाइट्रोजिनेज कंपोनेंट है, इसमें जो है दो आपकी वही Fe4S4 यूनिट होती है, दो Fe4S4 यूनिट होती है। और इसमें क्या होता है, एक Fe मोलिब्डेनम Fe यूनिट लिंकेज होती है जिससे आपका N2 आके ऐड होता है और जिसका बाद में कन्वर्जन किस में हो जाता है, NH3 में, अभी देखेंगे। और दूसरा FeSMO लिंकेज इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। ये सब इसमें होता है। अब हम देखते हैं ये प्रोसेस होता कैसे है। यहाँ पे जनरली जो आपका एमओ मेटल, कभी कभी वो पूछ लेता है एमओ की जगह और कौन सा मेटल ले सकते हैं, तो हम वैनेडियम मेटल भी ले सकते हैं, लेकिन एमओ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो एमओ ही हम मोस्टली लेते हैं। जो इसमें प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे आप इसका मैकेनिज्म देख सकते हो। एमओ से क्या जुड़ा था, वहाँ पे N2 जुड़ा था, वो जुड़ा है। ये आपका सबसे पहले जो रिडक्टेज है, रिडक्टेज कंपोनेंट है, वो आपका इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे एक N इधर जुड़ेगा, एक इधर, एक बॉन्ड लिंकेज ब्रेक होगा, ऐसे ही एक लिंकेज ब्रेक होता रहेगा और आपका NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। जो इसका फाइनल मेन रिएक्शन होता है वो आपका ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन देख लेना। इसमें जो आपके फाइनली जो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं वो 16 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना, कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, हम कल पढ़ेंगे भी इसे। यहाँ तक समझ आया। ओके, अब आपने दो टाइप की रिंग पढ़ चुके हो आप, कौन कौन सी, पायरीन रिंग पढ़ चुके हो आप और आप क्लोरीन रिंग पढ़ चुके हो। उससे बाद में एक रिंग आती है क्लोरीन रिंग, दैट इज़ योर क्लोरीन रिंग। क्लोरीन रिंग आपकी क्लोरोफिल में पाई जाती है और ये आपका किस में, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। क्लोरीन रिंग में क्या है, क्लोरीन रिंग में कुछ नहीं है, जो आपकी पोरपायरिन रिंग है उस पोरपायरिन रिंग में से बस एक बॉन्ड हटाया हुआ है। उसमें 11 पाई बॉन्ड थे, इसमें 10 पाई बॉन्ड है। 10 पाई बॉन्ड है तो 20 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये आपका एरोमेटिक तो होता नहीं, पहली तो बात ये है, ठीक है ना। यानी कि इसमें लेस कॉन्जुगेशन है। अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन किस में होता है, एरोमेटिसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन पोरपायरिन में होता है, उसके कम क्लोरीन में और सबसे कम कोरिन में। कोरिन कहाँ पे यूज होता है, विटामिन B12 में। क्लोरीन कहाँ पे यूज होता है, जो ये है ये क्लोरोफाइल में यूज होता है। और जो आपका पोरपायरिन है वो हीम ग्रुप में यूज
होता है। ठीक है ना, यहाँ तक समझना। ओके, अब देखो ध्यान से। अब जो आपका क्लोरीन रिंग है उसमें उसमें जो है Mg2+ आके जुड़ता है। क्या आके जुड़ता है? Mg2+ आके जुड़ता है, और जुड़ने के बाद में ये आपका क्या बना देता है? क्लोरोफिल, जो आपका फोस्फोसिंथेसिस में यूज होगा जनरली। फोटोसिंथेसिस, जो जनरली जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है उसमें आपको पता है क्या रिएक्शन होती है? तो फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या एक रेडॉक्स प्रोसेस है जिसमें CO2 का रिडक्शन होता है और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, CO2 का रिडक्शन और वाटर का ऑक्सीडेशन क्या होता है? साइमल्टेनियसली होता है। और जो आपकी हीट एनर्जी है, या मैं कहूँगा जो आपकी लाइट एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसीलिए हम कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें भोजन अपना, वो जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है ना। क्या रिएक्शन होती है? 6CO2 + 6H2O क्या बन गया? 6H12O6, दैट इज योर ग्लूकोज प्लस 6O2 इन द प्रेजेंस ऑफ योर सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को ये किस में बदलेगा? केमिकल एनर्जी में बदलेगा। दैट इज द एनर्जी सोर्स। ओके, अब देखो जो इसका कंप्लीट जो प्रोसेस होता है हम उसको पढ़ लेते हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। इसमें दो टाइप की पी पाए जाते हैं, एक P680 एंड एक P700। ये देखते हैं क्या होते हैं। ये दोनों जनरली फोटो सिस्टम है। ये जनरली दो फोटो सिस्टम इसमें फोटोसिंथेसिस में पाए जाते हैं, एक P680 एक P700। देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो जनरली ये आपका सिस्टमेटिक स्टेप इन्वॉल्व, यानी कि जो आपके सिस्टमेटिक स्टेप इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी बीच में से क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ से उठा के क्वेश्चन दे देता है कि इसका ऑर्डर पूछ लेता है। ठीक है ना, पूछ भी रखा है, हम कल क्वेश्चन में देखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो आपका mn सेकेंड है, यहाँ पे देखो जो आपका mn सेकेंड है, सबसे पहले mn सेकेंड क्या करता है? mn थर्ड में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है P680 को, यानी कि फोटो सिस्टम सेकंड को आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। और इधर से लाइट आती है, लाइट इस पे पड़ते ही ये कहाँ चल जाता है? एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट हो जाता है। फिर ये आपका एनर्जी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है आपका पियोफाइटिन को। किसको करता है? पियोफाइटिन। ये फोरफाइटिन, ये पियोफाइटिन को। पियोफाइटिन किसको करता है? साइटोक्रोम बी को, जो किसे करता है? आपका साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को। किसे करता है? साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को। वो फिर करता है आपका प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका फोटो सिस्टम 2 में, यानी कि फोटो सिस्टम 1 में, यानी कि 700 में, फोटो सिस्टम P700 में, जो आपका ग्राउंड स्टेट में। फिर से वही काम होगा आपका, इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इधर से आपका एनर्जी आएगी, तो ये आपका ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। फिर ये क्या करेगा? आपका FeS को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, जो लास्ट में जाके ये पूरा रिएक्शन, यानी कि आपका NADH NADPH NDP में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका एनर्जी मिलता है और CO2 आपका वही C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 का आपका रिडक्शन हो रहा है। इतना आप पढ़ लो। जो आपका MN कॉम्प्लेक्स होता है उसमें ये MN कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर होता है, ये भी देख लेना कि MN कॉम्प्लेक्स का आपने अभी ऊपर पढ़ा था। तो ये स्ट्रक्चर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। जो इसमें 3 MN होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं और एक MN +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है ना, ये आपकी मेन रिएक्शन है, ये देख लेना। उससे बाद में थोड़ा ये देख लो, इसमें क्या कह रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑर्डर दे रखा है। इससे भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑर्डर क्या है। वो ये रहा, सबसे पहले पियोफाइटिन से बाद में साइटोक्रोम बी, देन साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसाइनिन। ये आप पढ़ लेना, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है वो। ओके गाइस, यहाँ तक अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है बायो इनऑर्गेनिक का। इसमें कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि आपका सोडियम पोटेशियम पंप बचा है। सोडियम पोटेशियम पंप से बाद में आपका आयनो-4 बचा है। आयनो-4 से बाद में आपका मेटल इन मेडिसिन बचा है, यानी कि आपके ट्रेस एलिमेंट्स। और जैसे कि उसमें आप सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर एजेंट है, ये पढ़ोगे। और फिर आपका कार्बोप्लेटिन पढ़ोगे, ये भी एंटी कैंसर है। इन सबको आप पढ़ोगे। इससे बाद में आप कुछ डिजीज़ पढ़ोगे और ये इसके साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आपका बाद में अभी बचा है, ये थोड़ा पढ़ने वाली चीज़ें हैं और ये आपने पहले पढ़ी हुई है। तो आप प्लीज़ यहाँ से इन्हें पढ़ लीजिएगा। मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा।
और मैं यहाँ से भी आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे भी रोक के यहाँ पे वीडियो रोक के देख सकते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने क्वेश्चन के बारे में बताया है आपको, तो मैं जो क्वेश्चंस हैं वो आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF लिंक आपको शेयर कर दूंगा, उसे आप अपने पास रखना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस आंसर करेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से होंगे, बिफोर 2017। ओके, सो वो क्वेश्चन आंसर करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर है आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको जो ये चीज़ें बची है इनमें से आपको कुछ भी समझ में ना आए, या पहले वाली क्लासेस में से आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। और जिसने भी आपकी पहले वाली बायो इनऑर्गेनिक की पहली 4 वीडियो ना देखी हो, प्लीज़ वो 5 वीडियो ना देखी हो, तो वो आपकी आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। आप सर्च कर लेना बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नेट JRF लव यू केमिस्ट्री, ओके, तो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।